बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन बनाना हम सीख रहे हैं और हमने आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन बनाने का एक सीक्वेंस डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल एक्टिविटी करेगा, टैक्सेबल सप्लाईज बनाएगा और फिर उसको सप्लाई कर देगा, तो फिर वो सेल्स टैक्स चार्ज करेगा और ये सेल्स टैक्स कलेक्ट करके वो फिर गवर्नमेंट को जमा करवाएगा ना। ये सेल्स टैक्स चार्ज करने के लिए उसको 3 डिसीजंस करने पड़ते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन होगा यानी उसकी सेल्स जो है वो किस पीरियड टैक्स पीरियड में रिपोर्ट की जानी चाहिए, एंड लास्ट वन इज रेट ऑफ सेल्स टैक्स। ये रेट ऑफ सेल्स टैक्स उन सप्लाईज के ऊपर क्या है। सो इस वीडियो में हम इन दो कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन की जाती है और टाइम ऑफ सप्लाई की डिटरमिन करने के लिए सेल्स टैक्स लॉ क्या गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर बात करते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन करने के लिए जो सेल्स टैक्स लॉ ने मेथड बताया है वो बड़ा ही इनडायरेक्ट किस्म का है। इनडायरेक्ट से मुराद ये है कि सेल्स टैक्स लॉ ये कहता है कि जो भी प्राइस आप कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर को जो भी आप प्राइस चार्ज टू कस्टमर है, जो भी वैल्यू कस्टमर से आपने लेनी है, उसमें से अगर माइनस कर दें आप सेल्स टैक्स, तो ये जो जवाब बनता है इसको इन्होंने कहा कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है। ठीक है। सो ये इनडायरेक्ट तरीके से रिटर्न, यानी बजाय इसके कि सेल्स टैक्स लॉ आपको ये बताता कि आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करोगे, फिर उसके ऊपर सेल्स टैक्स जमा करोगे और फिर जो जवाब आएगा वो कस्टमर को चार्ज किया जाएगा। सो ये वैल्यू डिटरमिन करने का तरीका सेल्स टैक्स लॉ ने नहीं बताया, बल्कि सिंपली ये कहा है कि जो आप प्राइस कस्टमर को चार्ज करें उसमें से ये वैल्यू निकाल लें तो बाकी जवाब वैल्यू सप्लाई आ जाता है। नाउ यहाँ पे दो मेन कैटेगरीज हैं जिसके लिए सेल्स टैक्स लॉ ने वैल्यू सप्लाई डिटरमिन करने के तरीके बताए हैं। नंबर वन इज लोकल सप्लाईज एंड नंबर सेकंड इज इंपोर्ट्स। सो लोकल सप्लाईज के ऊपर पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि लोकल सप्लाईज के केस में कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन होती है। सो जहाँ पे आप कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे अपनी सेल्स के ऊपर, तो जो भी कंसिडरेशन इन मनी है विच विल बी रिसीव्ड इंक्लूडिंग फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड प्रोविंशियल टैक्सेस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। सो कोई भी वैल्यू जो आपने कस्टमर को चार्ज करनी है उसके अगेंस्ट जो पैसे लेने हैं उसमें से सेल्स टैक्स निकाल दो, तो बाकी जो बचता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई तस्वर किया जाएगा। डिस्काउंटेड प्राइस, अगर आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम जिसको एड्रेस करने की कोशिश की है टैक्स लॉ ने, वो ये है कि अगर मेरी एक चीज़ 100 रुपए की है और मैं उसके ऊपर 17 रुपए सेल्स टैक्स 17% से चार्ज करता हूँ, तो इसका मतलब मैं अपने कस्टमर को जो पैसे चार्ज कर रहा हूँ वो कितने होंगे, 117। लेकिन अगर यही चीज़ मैं डिस्काउंट पे सेल करता हूँ, यानी 100 की जगह 90 में देना चाहता हूँ अपने कस्टमर को, तो फिर 17% का रेट जाहिर सी बात है 90 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे उसकी एक वैल्यू बनेगी। सो अगर हम इसको लेट्स से कैलकुलेट कर लें 19.2.17, सो इट इज 15.3। तो 15.3 सेल्स टैक्स की वैल्यू होगी और इस तरह से हमारे पास जो टोटल कस्टमर को चार्ज करने वो पैसे बन जाएंगे ना। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, आपके इस डिस्काउंट देने की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू को एक हिट पड़ रही है, इट इज रिड्यूस्ड, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है। तो अब अगर तो ये डिस्काउंटेड वैल्यू टैक्स लॉ के मुताबिक है तो फिर आप ये वाला सेल्स टैक्स चार्ज करोगे, लेकिन अगर ये डिस्काउंटेड वैल्यू टैक्स लॉ के मुताबिक नहीं है, सेल्स टैक्स लॉ के मुताबिक, वो भी हम देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन है जो आप पूरी करें तो ये समझा जाएगा कि ये डिस्काउंट सेल्स टैक्स लॉ के मुताबिक है। सो अगर तो वो ओके डिस्काउंट है तो फिर आप ये वाला सेल्स टैक्स चार्ज करो, लेकिन अगर ये डिस्काउंट ओके नहीं है तो फिर बेशक आप 90 रुपए का सेल कर रहे हैं लेकिन सेल्स टैक्स आप उसको 17 ही चार्ज करेंगे ना। वो कंडीशंस क्या है? सो टैक्स लॉ ने दो कंडीशंस बताई हैं जी। नंबर वन कंडीशन ये है कि ये जो डिस्काउंट है ये इन अकॉर्डेंस विद
नॉर्म्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस में ऐसी रूटीन होनी चाहिए ऑलरेडी कि आप इस किस्म के डिस्काउंट यूजुअली देते हैं जनरली कस्टमर्स को। और सेकंड पॉइंट ये है कि डिस्काउंट जो है डिस्काउंट शुड बी मेंशन्ड ऑन सेल्स टैक्स इनवॉइस। डिस्काउंट या दूसरे शब्दों में डिस्काउंटेड प्राइस, जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है वो आप सेल्स टैक्स इनवॉइस पे भी मेंशन करेंगे। यहाँ पे एक चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि ये सारी की सारी बात जो हो रही है ये हो रही है ट्रेड डिस्काउंट की। ठीक है, ये किसी सूरत भी बात नहीं हो रही अर्ली पेमेंट डिस्काउंट की। इन दोनों में फर्क क्या होता है? इन दोनों में फर्क ये होता है इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही है। यानी एक कस्टमर ए बी से कोई चीज खरीदने के लिए आया और इसने इसके साथ कुछ बार्गेन किया और बी यूजुअली एक डिस्काउंट दिया करता है, वो इसने ए को डिस्काउंट दे दिया, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन अब अगर 100 रुपए की चीज इन दोनों ने ट्रांजैक्शन कर ली और अब बी ये कहता है ए से कि अगर आप ऐसा करो मुझे एक वीक में पेमेंट कर दोगे तो आप मुझे 100 की जगह 90 पे कर देना। सो ये जो बी ने ए को ऑफर की है दिस इज कॉल्ड अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट की वजह से सेल्स टैक्स कभी भी 90 पे कैलकुलेट नहीं होगा बल्कि 100 पे ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, और अगर ट्रेड डिस्काउंट हो और वो ये दो कंडीशन जो ऊपर हमने बताई हैं ये पूरी कर दे, ये दो कंडीशन अगर पूरी कर दे तो फिर अगर आपने 100 की चीज 90 में बेची है तो 90 के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक हो गई। सो डिस्काउंट के केस में ये चीज आपने जहन में रखनी है। सो डिस्काउंटेड प्राइस जो भी आप कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं उसमें से अगर सेल्स टैक्स निकाल दें, या अगेन वही इनडायरेक्ट वे ऑफ डिफाइनिंग है वैल्यू ऑफ सप्लाई कि डिस्काउंटेड प्राइस के केस में डिस्काउंटेड प्राइस आप कंसिडर कर लेंगे, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या है कि डिस्काउंट इज इन कंफॉर्मिटी ऑफ नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंड सेल्स टैक्स इनवॉइस शुड शो डिस्काउंटेड प्राइस। टैक्सेबल सप्लाईज फॉर कंसिडरेशन इन काइंड और पार्टली इन काइंड। अब अगर पैसे नहीं मिल रहे बल्कि चीज के एवज कोई और चीज मिल रही है तो फिर ओपन मार्केट प्राइस जो है वो तस्वर की जाएगी, जो भी उस चीज की ओपन मार्केट प्राइस है उसमें से सेल्स टैक्स की वैल्यू निकाल दें तो बाकी जो जवाब बनता है दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, ये चीज मैं बता दूं आपको कि एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल जिस वक्त आएगा तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई दी हुई होगी। ये रिवर्स में कैलकुलेशन एग्जामिनर नहीं मांगता है आपसे, आपको वैल्यू सप्लाई दे देता है, आपने सिर्फ उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन बनानी होती है। सेम मेथड विल बी यूज्ड इन फॉलोइंग केसेस, और इन केसेस में भी आप ओपन मार्केट वैल्यू के जरिए ही वैल्यू सप्लाई डिटरमिन करेंगे। सप्लाईज टू एसोसिएट्स मेड फॉर कंसिडरेशन लोअर देन ओपन मार्केट प्राइस, टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ processed goods in case where exempt goods were provided to registered person। अच्छा, एक एक करके डिस्कस भी करते जाते हैं साथ। पहला केस ये है कि अगर आपने अपने किसी एसोसिएट को सेल किया है, सो होल्डिंग सब्सिडरी को सेल कर देता है, या एक एओपी दूसरे एओपी को सेल करता है जिसके पार्टनर्स जो आपस में कॉमन है। ठीक है जी, ये सारी सेल्स सप्लाईज टू एसोसिएट्स हैं। तो ऐसी सूरत में मार्केट वैल्यू देखी जाएगी उस आइटम की और उससे वैल्यू सप्लाई डिटरमिन किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि दोनों कस्टमर और सेलर जो है वो टैक्स बचाने के लिए किसी लोअर प्राइस के ऊपर एग्री कर जाए। दूसरा है टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ प्रोसेस्ड गुड्स इन केस वेयर एग्जेम्प्ट गुड्स आर प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन फॉर प्रोसेसिंग। यानी लेट्स से ए ने बी को कुछ सामान सप्लाई किया है और इस बी ने इस सामान को प्रोसेस करना है, ठीक है, और प्रोसेस करने के बाद दोबारा ए को वापस कर देना है, राइट। फॉर एग्जांपल ए जो है वो बी को पेपर प्रोवाइड करता है और बी इसके ऊपर प्रिंटिंग करके उसको वापस कर देता है, ठीक है। या वो इसको फैब्रिक प्रोवाइड करता है, बी इसको कलर करके वापस कर देता है, एम्ब्रॉयडरी करके वापस कर देता है। सो ये सिर्फ रॉ मटेरियल अपना यूज नहीं कर रहा बल्कि मटेरियल इसको दिया है ए ने और ये प्रोसेस करके वापस कर देता है ना। ये स्पेसिफिकली अब उस सिनेरियो की बात हो रही है
कि कहाँ पे आप मार्केट वैल्यू को लेंगे, जहाँ पे जो आइटम प्रोवाइड किया था वो तो एग्जाम्प्ट हो, लेकिन जब वो प्रोसेस हो जाए तो फिर वो टैक्सेबल सप्लाई हो जाए, अगर कोई ऐसा सिनेरियो। तो ऐसी सूरत में मार्केट वैल्यू देखी जाएगी कि उस आइटम की क्या है। और क्योंकि जाहिर सी बात है आपको ये तो पता ही नहीं है वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब आपने बी ने ये आइटम लिया था ये तो एग्जाम्प्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स था। तो अगर एग्जाम्प्ट गुड्स प्रोवाइड की गई और प्रोसेसिंग के लिए, और उसके बाद जब वो वापस की गई तो वो टैक्सेबल सप्लाई बन चुकी थी तो ऐसी सूरत में जो है वो मार्केट वैल्यू से वैल्यू सप्लाई को डिराइव किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट सेल्स, अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर लेट से आप एक आइटम है जो 100 रुपए का है, आप कहते हैं जी कि इसको 10 मंथ्स में इसकी पेमेंट कर लो, इंस्टॉलमेंट में मैं सेल्स कर रहा हूँ, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट जो है वो 11 रुपए की होगी। तो इसका मतलब टोटल पैसे कितने आने हैं? 11 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट और 10 महीने, तो इसका मतलब 110 रुपए आने हैं। तो एक्चुअली आइटम तो 100 का था, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन 100 पे की जाए या 110 पे की जाए, दिस इज द क्वेश्चन। सो इस सूरत में, इंस्टॉलमेंट सेल्स की सूरत में, टैक्स लॉ ये कहता है कि आप मार्केट वैल्यू पे रिलाई करें, यानी इस 100 के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन बनाएं। तो यहाँ से अब हम एक प्रिंसिपल भी डिराइव कर लेते हैं कि जब भी इंस्टॉलमेंट सेल होगी तो आपने देयर विल बी नो सेल्स टैक्स ऑन अमाउंट ऑफ मार्कअप। सूद की अमाउंट के ऊपर कोई सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन, यानी जैसे यहाँ पे 100 रुपये असल कीमत थी और 10 रुपये उसके ऊपर मार्कअप था, इसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, इसी के ऊपर होगा। Any other case where it is difficult to determine nature of transaction, तो फिर भी मार्केट वैल्यू पे रिलाई किया जाएगा। इस काम को करने के लिए, क्योंकि मार्केट वैल्यू प्रैक्टिकली डिटरमिन करना काफी बहस मुबैसे वाला काम होता है, डिबेटेबल और सब्जेक्टिव इशू है, तो इसलिए एक वैल्यूएशन कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड होगा, इंडियन रेवेन्यू यानी एफबीआर का रिप्रेजेंटेटिव होगा, और वो फिर डिटरमिन करेंगे with value of supply where there is sufficient reason to believe that the value of supply has not been correctly declared in the invoice, valuation committee shall be constituted by the commissioner. अच्छा, in case of taxable supply with reference to retail tax, price of taxable goods minus retail tax, retail tax एक रिटेलर्स के लिए एक रिजीम है कि वो रिटेल टैक्स अदा कर दें, उनकी सेल्स टैक्स की लाइबिलिटी पूरी हो जाए, तो वहाँ पे प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड्स ये स्ट्रेट फॉरवर्डली गिवन होती है एग्जाम में, तो आपने सिंपल उसके ऊपर सेल्स टैक्स का रेट ही अप्लाई करना होता है। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर फॉर वैल्यू एडिशन कैरिड आउट। और यहाँ पे अगेन बात हो रही है कि इन केस of manufacture of goods belonging to another person, कि किसी और पर्सन की चीज है और आप उसको मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं। एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर द वैल्यू एडिशन कैरिड आउट। अगेन ये जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इनको बोलते हैं टोल मैन्युफैक्चरिंग। टोल मैन्युफैक्चरिंग ये होता है कि आपको कोई मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है और आप उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके मटेरियल वापस कर देते हैं, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में ये जब प्रोसेस करके वापस करेंगे तो क्या होगा कि एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर वैल्यू एडिशन कैरिड आउट, इस बंदे ने ये इसने जो प्रोसेस किया है इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही बोला जाता है लॉ में, कि ये भी मैन्युफैक्चरिंग का काम ही कर रहा है। ऑल्दो इसको सामान जो है वो किसी और पार्टी ने प्रोवाइड किया था, इसने प्रोसेस करके वापस कर दिया, लेट से कपड़ा लेकर उसको डाई करके वापस कर दिया, तो इसका काम मैन्युफैक्चरिंग ही कहलाएगा। नाउ अब इसने जितना वैल्यू एडिशन किया है, यानी जितना इसने इसके ऊपर लेट से वो कलर वगैरह इस्तेमाल किया, अपना मजदूर लगाया इसके ऊपर, तो जो भी वैल्यू एडिशन की है वैल्यू एडिशन कैरिड आउट, उसके ऊपर उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट करें 100 रुपए का सामान इसको दिया गया, इसने इसके ऊपर 10 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, तो 10 रुपए पे सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन बनाई जाएगी। In case of supply of electricity by independent power producer,
नाउ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ये बेसिकली बिजली बनाने के कारखाने होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज रन करती हैं। और सबसे पहले पावर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। ये जो पावर जनरेशन है ये बहुत सारे सोर्सेस से हो रही होती है। इसमें थर्मल सोर्सेस भी हो सकते हैं, इसमें हाइडल यानी पानी से भी बिजली बन सकती है, इसमें रिन्यूएबल भी हो सकते हैं यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो ज़ाया नहीं होते जैसे कि सोलर, विंड। ठीक है, वैसे तो हाइडल भी एक तरह का रिन्यूएबल रिसोर्स ही है। ये पावर जब बिजली पावर हाउस बिजली जनरेट कर देता है तो ये ट्रांसमिशन सेक्टर के पास आ जाता है। ट्रांसमिशन सेक्टर इस पावर हाउस से बिजली लेता है और फिर ये डिस्कोज के पास चला जाता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे कि आईएसको, लेस्को और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, जितनी भी डिस्कोज हैं ये फिर आगे कंज्यूमर को कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ ये जो पावर प्रोड्यूसर है जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ये जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं इसको बोलते हैं आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। नाउ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जिस वक्त अपना ये पावर प्लांट लगाता है तो पावर प्लांट जब भी आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये इसने जितने भी किलोवाट या मेगावाट है वो प्रोड्यूस करने शुरू कर देने हैं। ठीक है, आप बेशक बिजली का 1 यूनिट खरीदें या 1000 यूनिट खरीदें, इस्तेमाल करें, ये जो पावर प्लांट है ये तो अपनी पूरी कैपेसिटी पे चल रहा होगा। आप 1 यूनिट यूज करें या 1000 यूज करें ये आपकी मर्जी है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप घर में अगर जनरेटर ऑन करते हैं तो अब एक बल्ब जलाओ चाहे 10 बल्ब जलाओ, जनरेटर की कॉस्ट तो वही रहेगी, वो तो उतना फ्यूल खाता रहेगा। अब ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं ये जब बिजली सेल करेगा तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करना है इसने। तो इसके बारे में सेल्स टैक्स लॉ में गाइडेंस ये दी है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनर्जी परचेज प्राइस ओनली, कि अगर 1000 यूनिट बेचा है तो 1000 यूनिट के लिए जो प्राइस होगी जो इसको पे की जाएगी पावर प्लांट को, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। अब अगर ये पावर प्लांट 10,000 यूनिट बना रहा है लेकिन आपने इस्तेमाल किया है सिर्फ 1000 यूनिट, तो बाकी का 9000 यूनिट की भी इसको पेमेंट होगी, पावर प्लांट को पेमेंट होगी, लेकिन इसके ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, पावर प्लांट को पूरी पेमेंट की जाएगी लेकिन सेल्स टैक्स सिर्फ एनर्जी परचेज प्राइस पर किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपेसिटी परचेज प्राइस। अब ये जो बाकी 9000 यूनिट की पेमेंट की है वो कैपेसिटी की पेमेंट की है उसे। एनर्जी परचेज प्राइस प्रीमियम, एक्सेस बोनस, सप्लीमेंटल चार्जेस, तो ये कुछ और मजीद पेमेंट्स होती हैं जो कि उनके पावर परचेज एग्रीमेंट में लिखी होती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी परचेज प्राइस, जितनी बिजली आपने यूनिट यूज की है उसकी जो कीमत होगी उस पर सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा बाय द पावर प्रोड्यूसर। यानी पावर प्रोड्यूसर जब बिजली का बिल भेजेगा किसको, ये जो पावर प्रोड्यूसर है ये जब अपनी इनवॉइस बनाएगा और इसके अगेंस्ट जब इसको पेमेंट आएगी तो इस इनवॉइस में उसने जो सेल्स टैक्स चार्ज करना है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी परचेज प्राइस वाली फैक्टर के ऊपर करना है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड गैस बाय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, ये डिस्कोस की जो हम बात कर रहे थे, इन्होंने कंज्यूमर को बिल देना है। ठीक है ना, ये जो कंज्यूमर को बिल प्रोवाइड करेगा ना, ये अब 3 तरह के कनेक्शंस होते हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल, होता है कमर्शियल और तीसरा होता है डोमेस्टिक। ठीक है, ये अब सेल्स टैक्स डोमेस्टिक कस्टमर को चार्ज नहीं होता, इनको जो बिजली प्रोवाइड की जाती है उस पर चार्ज किया जाता है। ये जो बिजली का ये बिल बनाकर देंगे इसमें
total amount billed, including price of electricity, natural gas, and as the case may be, charges, rent, commission, all duties, taxes, local, provincial, and federal, excluding amount of late payment surcharge and amount of sales tax. कि अब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किस वैल्यू पे सेल्स टैक्स चार्ज करना है, इन्होंने सेल्स टैक्स चार्ज करना है जो लेट पेमेंट सरचार्ज है उस पर नहीं करना, और जो सेल्स टैक्स इटसेल्फ ऐड होना है बिल में उस पे जाहिर है वो तो फिर कैलकुलेशन के ऊपर कैलकुलेशन बनती जाएगी ना, अगर सेल्स टैक्स पे सेल्स टैक्स चार्ज होगा तो सिंपली इन्होंने लेट पेमेंट सरचार्ज यानी अगर आप बिल देर से जमा करवाते हो तो कुछ ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, उस अमाउंट पे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा. In case of registered person who is engaged in purchasing used vehicles from general public on which sales tax had already been paid at the time of import or manufacturing and which are later on sold in the open market after making certain value addition. So अगर ये जो गाड़ियों का सेकेंड हैंड गाड़ियों का बिजनेस करते हैं उस बिजनेस की बात हो रही है कि ये बंदा जिस वक्त ये क्या करता है, परचेजिंग यूज्ड व्हीकल्स फ्रॉम जनरल पब्लिक ऑन विच सेल्स टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड. जाहिर सी बात है पहली दफा तो किसी ने डीलरशिप से टोयोटा, होंडा, सुजुकी, होंडा किया किसी डीलरशिप से गाड़ी ली होगी और उस वक्त उसके पास सेल्स टैक्स चार्ज हो गया हुआ होगा. अब अगर कोई और बंदा है जो ये बिजनेस करता है कि वो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है और फिर उसके बाद सेल कर देता है, या फिर वो इम्पोर्टेड गाड़ी खरीदता है और फिर उसको सेल कर देता है, ठीक है, तो अब इसके लिए सेल्स टैक्स इसने वो कैसे इसके ऊपर कैलकुलेशन होगी, तो इसमें लिखा हुआ ये वैल्यू सप्लाई विल बी डिफरेंस बिटवीन सेल एंड परचेज प्राइस. तो एक गाड़ी इसने 8 लाख रुपए की खरीदी, 10 लाख रुपए की बेच दी, तो ये जो 2 लाख रुपए है इसके ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और इसको कहा जाएगा कि आप आगे चार्ज करें और आपसे हम रिकवर करेंगे, किससे, जो कोई सेकेंड हैंड गाड़ियों का काम करता है उस बंदे से, ठीक है. ऑफसेट व्हीकल ऑन बेसिस ऑफ वैल्यूएशन मेथड प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड. नाउ वैल्यूएशन मेथड ये हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, और अभी जो जितना आपके सिलेबस में है उसके लिए आपने बस यही याद रखना है कि जो डिफरेंस है इसके ऊपर सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी. In case of import of goods other than those specified in third schedule, अगर कोई चीज इंपोर्ट की जाती है तो कस्टम्स एक्ट में तरीका बताया हुआ है कि इंपोर्ट्स की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं. सो इंपोर्ट्स का मामला बहुत ही सिंपल है कि कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 25 में एक तरीका बताया हुआ है, तो उससे आप वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद उस वैल्यू के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, इसको ऐड करने के बाद जो जवाब बनता है इस वैल्यू के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, इस एक्साइज ड्यूटी या इसको रेगुलेटरी ड्यूटी भी कह लें आप, आरडी रेगुलेटरी ड्यूटी, सॉरी रेगुलेटरी ड्यूटी कह रहा हूँ, एक्साइज ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी कस्टम ड्यूटी को कहते हैं, ठीक है. सो एक्साइज ड्यूटी इस पे लगा दी जाएगी, फिर जो जवाब बनेगा इसके ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, फिर सेल्स टैक्स के बाद जो जवाब बनेगा इसके ऊपर फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा. सो ये वो वैल्यू होगी जो फिर एंड पे इंपोर्टर ने पे करनी होगी. सो अब सारी वैल्यूज डिपेंडेंट इस पे हैं, ये कस्टम्स एक्ट के जरिए डिटरमिन होती है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है. इसका मतलब इंपोर्ट की वैल्यू आपको जिस वैल्यू पे आपने सेल्स टैक्स चार्ज करना है ये वाली वैल्यू आपको गिवन होगी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है और कस्टम्स ड्यूटी भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. तो आपको ये वैल्यू गिवन होगी, आपने सिंपली इस पे सेल्स टैक्स चार्ज कर देना है. सो इस तरह से वैल्यू सप्लाई इंपोर्ट्स के केस में बहुत ही मामला सिंपल है, डिटरमिन हो जाती है. दूसरी चीज जो हमने अपने इस ट्रैक के ऊपर हमने वैल्यू सप्लाई से मुतल्लिक मालूमात हासिल कर ली हैं. अब हम बात करने लगे हैं टाइम ऑफ सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई से मुतल्लिक सेल्स टैक्स लॉ ने बताया ये है कि गुड्स और सर्विसेज के केस में अगर तो गुड्स हायर परचेज एग्रीमेंट यानी कि इंस्टॉलमेंट पे सेल हुई और उसके पैसे आते जा रहे हैं मुख्तलिफ महीनों में, और हम चूंकि सेल्स टैक्स लॉ में एक महीने का हिसाब बनाते हैं एक वक्त में,
तो अब ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस महीने में सेल्स रिपोर्ट की जाए और उसके बाद सेल्स टैक्स कैलकुलेट किया जाए, और अदर देन हायर परचेज के केस में कैसे किया जाए। तो यहाँ पे तो सिंपल टैक्स लॉ ये कहता है कि व्हेन एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू, यानी जिस वक्त वो इंस्टॉलमेंट सेल परचेज का एग्रीमेंट साइन हो जाए, तो इट विल बी ट्रीटेड एज टाइम ऑफ सप्लाई, और आपको फौरन उसी दिन जो भी मार्केट वैल्यू है उस चीज की, उसके ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट करके रिपोर्ट करना है, जमा कराना है एफबीआर को। अदर देन हायर परचेज के केस में क्या होगा कि जब भी गुड्स आपको डिलीवर हो या मेड अवेलेबल हो जाए तो सप्लाई ट्रीट हो जाएगी। सो ए ने बी को अगर कुछ सेल करनी है, या तो गुड्स अवेलेबल कर दे इसको, या इसको डिलीवर कर दे, दोनों में से जो काम पहले हो जाए। तो जब जो काम पहले हो जाएगा तो जिस मंथ में वो होगा उस मंथ में इसको सप्लाई ट्रीट कर लिया जाएगा। सर्विसेज के केस में जब सर्विस रेंडर कर दी जाए, ऑल्दो सेल्स टैक्स एक्ट सर्विसेज को कवर नहीं करता, लेकिन फिर भी चूंकि डिफाइन हुआ है लॉ में, ये सिर्फ गुड्स को कवर करता है। लेकिन फिर भी चूंकि ये टर्म एक्सप्लेन हुई है कि सर्विसेज जब रेंडर कर दी जाए, यानी कि जिस वक्त सर्विस आपने अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर दी, फॉर एग्जांपल लॉयर है, उसने कोई मुकदमा लड़ना है, तो उसकी सर्विस रेंडर कब हो जाएगी? जिस वक्त वो मुकदमा में अदालत में पेश हो जाएगा और अपना मुकदमा लड़ लेगा। इसी तरह कोरियर सर्विस वाला है, उसकी सर्विस कंप्लीट कब हो जाएगी? जब आपको वो खत या लेटर डिलीवर कर देगा, ठीक है, जो भी उसने चीज डिलीवर करनी है, तो उसकी सर्विस समझे रेंडर हो गई। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिनेरियो डिस्कस हुआ है, और इस केस में इन्होंने कहा कि इन केस पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड, यानी एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जो किसी एक मंथ में फॉल नहीं कर रही, जनवरी, फरवरी, मार्च, लेट्स से ये 3 महीने हैं, और स्पेसिफिकली ये प्रोविजन ऑफ लॉ सिर्फ उस सिचुएशन के लिए है जब एक सप्लाई, एक आइटम जो आप सेल करते हो, वो किसी एक महीने में एग्जाम्प्ट है और दूसरे महीने में वो टैक्सेबल है। ठीक है, अब अगर इसकी पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो जाए और आप आइटम डिलीवर इस मंथ में करें, सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 ये कि अगर आप डिलीवर यहाँ पे कर दें और पेमेंट यहाँ पे करें, या पेमेंट 2 किस्तों में कर दें, पेमेंट 1 और पेमेंट 2। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सप्लाई जनवरी में ट्रीट की जाएगी, फरवरी में, या मार्च में। तो इस पे सिंपल टैक्स सेल्स टैक्स लॉ का वर्जन ये है कि जिस महीने में वो सप्लाई एग्जाम ट्रीट ना हो रही है उस महीने में उसको ले लो। जैसे फर्स्ट सिनेरियो में अगर मैं इस सेल्स को जनवरी में रिपोर्ट करता हूँ तो ये सप्लाई एग्जाम्प्ट सप्लाई ट्रांसफर होगी, लेकिन अगर फरवरी में ट्रीट करता हूँ तो टैक्सेबल हो जाएगी, तो मैं इसको फरवरी में लूंगा। और चूंकि पेमेंट एक महीने में हो रही है और डिलीवरी दूसरे महीने में जा रही है, तो यहाँ पे मैं अब उसको, यानी इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए 2 प्री रेक्विजिट्स हैं। पहला ये कि पेमेंट और डिलीवरी एक महीने में नहीं है, ट्रांजैक्शन की लेग 2 डिफरेंट मंथ्स में है। और दूसरा ये कि वो जो सप्लाई जिसकी हम बात कर रहे हैं विच इज अंडर क्वेश्चन, वो किसी एक मंथ में एग्जाम्प्ट है और दूसरे मंथ में टैक्सेबल है। ठीक है, तो अब उसको उस मंथ में रिपोर्ट करेंगे जिस मंथ में वो टैक्सेबल बनती हो। इसी तरह जो सेकंड सिनेरियो है, इसमें अगर हम सप्लाई को जनवरी में रिपोर्ट कर देंगे तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको जब जब उसकी पेमेंट हुई और जब जब वो टैक्सेबल बनती है उन मंथ्स में रिपोर्ट करेंगे। So in case of part payment is received in case of exempt supplies, supply shall be accounted for in the tax period in which exemption is withdrawn. उस मंथ में आप सप्लाई ट्रीट करेंगे जिस मंथ में एग्जाम्पशन ना हो, और अगर कोई ऐसा केस नहीं है, यानी कि वो आइटम एग्जाम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल ही है सारे मंथ्स में, तो फिर ऐसी सूरत में सप्लाई शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द पीरियड ऑफ सप्लाई, यानी कि फिर आप यही वाला क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, गुड्स डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल विच एवर इज अर्लियर।
यहाँ पे पेमेंट पहले आना या बाद में आना इसका कोई ताल्लुक नहीं है टाइम ऑफ सप्लाई के साथ। पहले पेमेंट का भी जिक्र था, ये इस दफा के एक्ट में इसको अमेंड कर दिया गया है और अब पेमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है टाइम ऑफ सप्लाई के साथ। सिर्फ ताल्लुक यहाँ पे बनता है अगर वो किसी एक मंथ में एग्जाम बन रही हो और एक मंथ में टैक्सेबल बन रही हो। ओके जनाब, सो दिस वाज अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जो रेट ऑफ सेल्स टैक्स है उस पर बात करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।